पर आप पैरेंकाइमा और इंटरस्टिशियम डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक्सरे पर आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप एक डिवाइड तभी कर सकते हैं जब पैथोलॉजी हो और लाइन आपको दिखनी शुरू हो जाए। नॉर्मल एक्सरे पर आप वहाँ नहीं देख पाओगे कि ये पैरेंकाइमा है और ये एल्वियोला है। इतना साफ एल्वियोला इतने बड़े वहाँ होते भी नहीं है कि आपको दिख जाए। हम पूरे का पूरा लंग ही लेकर चलते हैं कि ये लंग फील्ड है और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लंग फील्ड के बारे में। तो ये तो पोर्शन है। हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मली मिलता क्या क्या है और स्ट्रक्चर्स क्या क्या लंग फील्ड पर मिल सकते हैं। ना लंग एबनॉर्मेलिटी में पहले बात करते हैं कि वाइट क्या क्या मिल सकता है। वाइट कलर में क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहला जो वाइट हमें मिलता है कंसोलिडेशन। एक शब्द है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेट कर देना, कंसोलिडेशन। और ब्रैकेट में लिख लेना ओके ये कंसोलिडेशन नहीं, एक मेन हेडिंग डालो इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन डिसऑर्डर्स, इन्फिल्ट्रेशन डिसऑर्डर्स मेन हेडिंग। इन्फिल्ट्रेशन डिसऑर्डर के अंडर पहला पॉइंट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है। आप सुबह चाय पीते हैं, सुबह खाना खा लेते हो, छानना ओके। तो सुबह चाय पीते हैं और जो आप छानते हो, समझ गया मैं, आप जो फिर छानते हो तो ये फिल्टर करना है। ये क्या है, फिल्टर करना। अब यहां से जो आपका फ्लूइड आता है ऊपर से नीचे फिल्टर होकर, इसको कहा जाता है फिल्ट्रेशन। ये क्या है, फिल्ट्रेशन। और ये कप में फिल्ट्रेट होता है तो ये है इनफिल्ट्रेशन। कप के अंदर, कप में फिल्ट्रेट हो रहा है, ये हो गया इन में मतलब इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन मतलब है कि किसी गैप में फिल्ट्रेशन होना, किसी गैप में फिल्ट्रेशन होना किसका, फ्लूइड। तो इनफिल्ट्रेशन सब समझ में आया। इनफिल्ट्रेशन डिसऑर्डर, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में पहली बात कंसोलिडेशन कि वाइट कब कब आता है। तो अगर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, सबसे पहले तो ये बताओ, और प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी है। प्लाज्मा की डेंसिटी मैंने बताई लगभग 1000, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग रखते हैं कि 1000 या 1100, और उतना ही प्लाज्मा उतना ही लिम्फ अप्रॉक्सीमेटली। अगर 10-20 का अंतर है तो कोई बात नहीं। हम लोग मानते हैं कि ग्रेटर देन 1000 वाटर की डेंसिटी या प्लाज्मा की डेंसिटी। तो ग्रेटर देन अगर 1000 डेंसिटी है प्लाज्मा की, तो एक्सरे पर किस कलर का दिखेगा, व्हाइट या ब्लैक। ब्लैक तो कोई कहना भी नहीं है, और अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी कमेंट मत करना। कंसोलिडेशन और ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन डिसऑर्डर। और इन्फिल्ट्रेशन क्या है, फ्लूइड फिल्ट्रेशन। अब मतलब ये है कि ऐसी बीमारियां जहां प्लाज्मा फिल्ट्रेट होकर कहीं इकट्ठा हो रहा हो, लंग्स में प्लाज्मा की ऊजिंग हो रही हो। अब वो अलग बात है कि माइन्यूट क्वांटिटी में हो रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा
तो प्लाज्मा इकट्ठा होना सीपी एंगल पे शुरू हो जाएगा। पहले लोकल एरिया में फिलिंग होगा जितना हो सकता है, फिर सीपी एंगल पे फिलिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में सिक्रीशन हो रहा है और थिक सिक्रीशन हो रहा है, तो हो सकता है कि थिक होने की वजह से वो वहीं पर रुक जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा है, और उतनी क्वांटिटी में सिक्रीशन हो रहा है कि उतना वहाँ जगह है भरने भर का, और वहाँ भरता रहता है। तो कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कठिनता, टाइटनेस बढ़ जाना। कंसोलिडेट मतलब होता है टाइटनेस बढ़ना, हार्डनेस बढ़ना, इंक्रीजिंग हार्डनेस, कंसोलिडेट हो जाना, कठिनता बढ़ जाना। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि जो एल्वियोला और पैरेंकाइमा ये सब जो मुलायम होने चाहिए, आप भी जानते हैं कि लंग्स रबरी होता है और लंग्स स्पंजी है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लंग्स नहीं होता है। लंग्स अगर प्रेस किया जाए तो देखते हो मुकेश का जो एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी में, लंग्स को पकड़ के निचोड़ देते, कहते इतना टार निकला और ये वो वाली कहानी। तो लंग्स कुछ ऐसे ही होता है कि लंग्स अगर आपको हाथ में दिया है तो आप उसको दबा सकते हैं। तो उस वाले स्मूथनेस वाला पोर्शन अगर हार्ड होना शुरू हो जाए, और हार्ड किसकी वजह से? फिल्ट्रेशन की वजह से। जैसे यहाँ लंग्स है, ये लंग है, और यहाँ एल्वियोलाइज हैं, बहुत सारे एल्वियोलाइज हैं, और एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो गया है, एल्वियोलाइज में इन्फेक्शन हो गया है, एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है, और इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे जो अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, सेम का सेम, और यहाँ से फ्लूइड सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, फ्लूइड सिक्रेशन शुरू हो गया। दूसरी चीज, जब यहाँ इन्फेक्शन हो गया तो इनके जो वॉल्स हैं ये थिक होने शुरू हो जाएंगे, सूजन जिनको कहते हैं। तो ये वॉल्स अगर थिक हो जाएं तो इनका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये थिक हो गए, मोटे हो गए, इनका साइज बढ़ गया। अब इनका साइज बढ़ गया, दूसरी चीज इनके बीच में यहाँ से प्लाज्मा निकल के जमा होना शुरू हो गया, और यहाँ इन्फेक्शन और प्लाज्मा होना। दूसरी चीज इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, ये प्रोटेक्टिव सेल्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए। तो यहाँ अब यहाँ इन्फ्लामेटरी फाइट शुरू हो गई, और धीरे धीरे हो सकता है यहाँ पर पस इकट्ठा होना शुरू हो जाए, और ये पूरा एक बंच क्लियर हो इस एरिया में, ये पूरा एरिया इन्वॉल्व हो गया इस पूरी कहानी में। तो ये जो पस है ये बहुत थिक पस है, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि ये नीचे आ जाए, ये इतने फिलिंग में ही ठीक है, इतना फिल हो गया है। ये एल्वियोला के अंदर भी फिल हो जाएगा और एल्वियोला के बाहर भी। अब अगर एक एल्वियोला हम लोग ये इन्फेक्टेड एक एल्वियोला यहाँ बनाएं, तो इस एल्वियोला, ये एल्वियोला नॉर्मली कैसा होना चाहिए? इस खाली होना चाहिए, स्पेस वाइज होना चाहिए। क्यों स्पेस इसमें होना चाहिए? एयर एक्सचेंज होता है, एयर एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर यहाँ कुछ ऐसा हो, इन्फेक्शन हो, और इस एरिया में भी प्लाज्मा फिलिंग हो जाए, यहाँ प्लाज्मा फिलिंग हो जाए, यहाँ प्लाज्मा फिलिंग हो जाए। दूसरी चीज, बगल में एक और एल्वियोला है, ये एल्वियोला है, उसको भी हो गया, वहाँ भी फिलिंग है, और ये जो फिलिंग है ये बाहर निकलकर पैरेंकाइमल एरिया में भी फिल हो गया, और यहाँ भी फिलिंग है। और ये जो फ्लूइड है ये पस फ्लूइड है, ये हार्ड फ्लूइड है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस एरिया में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ एयर एंट्री हो पाएगी, और अगर जितने पड़ोसी हैं
एल्वियोला के जितने पड़ोसी हैं सब अपने आप में थिक होकर बैठ जाएं, सब मोटे होकर बैठ जाएं। तो एल्वियोला को जब जरूरत, पहली बात तो एल्वियोला में प्लाज्मा है, एल्वियोला फील्ड है, ओवर इनफिल्ट्रेशन इसी को कहा जाता है, इनफिल्ट्रेट है, तो इसके अंदर एयर वैसे एंटर नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, अगर थोड़ा बहुत जगह है भी और एल्वियोला चाहे भी कि अंदर खींच ले, तो होता क्या है कि अगल बगल वाले लोग भी मोटे हो गए हैं, और जब एयर एंट्री होगी तो एल्वियोला का साइज बढ़ना चाहिए, और बढ़ने के लिए चाहिए जगह। लेकिन अगर बगल में भी उतना ही हार्ड एल्वियोला कोई बैठा है, या सारे लोग एक साथ चाहें कि हम बढ़ जाएं, अपने आप को बढ़ा दें, और लिमिटेड जगह हो, तो कोई नहीं बढ़ा सकता है। अगर भीड़ हो, खूब भीड़ हो ट्रेन में, आप जनरल ट्रेन में सब जाते हैं कभी, और आप चाहें कि मैं हाथ घुमाकर और वहाँ डांस कर दूँ, तो आप डांस नहीं कर सकते हैं। या आप चाहें कि हम हाथ घुमाकर आराम से बढ़िया से ऐसे करके खड़े हो जाएं, शाहरुख खान की पोज में खड़े हों कुछ ऐसे करके, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके आसपास वाले लोग थोड़ा खिसक न जाएं अपने आप को, या तो वो लोग थोड़ा सा श्रिंक करें अपने आप को, या तब कर सकते हैं, और सभी करना चाहें तब कर सकते हैं कि सभी लोग अपने हिसाब से लाइन से खड़े हों और अपने अपने को शेप क्रिएट करें कि ठीक है भाई लोग सभी कर लो। यहाँ क्या है, अगल बगल वाले एल्वियोलाई भी रोक लेते हैं, तो ये इन्फ्लेट ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसको जगह नहीं है। इस पूरे कंडीशन में एयर एंट्री बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वाटर फिलिंग है, थिक हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, कंसोलिडेट हो गए हैं। इसको क्या कहा जाता है? कंसोलिडेट हो जाना। आपस में सारे एल्वियोला मिलकर, जैसे अंगूर का गुच्छा है और हर अंगूर के बीच में स्पेस होता है, ये है, और ये अंगूर का गुच्छा है। और अंगूर का गुच्छा, आप जानते हैं कि सारे अंगूर एक में मिक्स नहीं हो जाते हैं, सब अलग अलग होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। तो आप अंगूर के गुच्छे को पकड़ के ऐसे हिलाओगे तो सारे अंगूर हिलते हैं आराम से, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, एक दूसरे को हिलने दिया जाता है। लेकिन अगर उसी अंगूर के गुच्छे को आप रोटी बनाने से पहले आटा बनाते हैं और आटे में उसको रख दें बढ़िया पानी भर के, और फिर सूख जाने के बाद उस अंगूर को गुच्छे को निकाल कर बाहर रख दें और आपस में सारे अंगूर सट जाएं, चिपक जाएं, स्टिक हो जाएं आटे से सूख कर, अब उसको आप हिलाओगे तो कोई एक भी अंगूर हिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से सब चिपके हुए हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही होता है, जो आटे वाला काम है वो काम करता है बस, और अब वो कंसोलिडेट हो गए हैं, वो हार्ड हो गए, वो हिल नहीं सकते हैं। तो आप इसका एक्सरे जब कराओगे तो ये कैसा आएगा? व्हाइट आएगा कि ब्लैक आएगा? ये व्हाइट आएगा, और इसको कहा जाता है कंसोलिडेशन, कठिनता, हार्डनेस बढ़ता जाना। और ये जितनी मैंने पूरी कहानी बताई, ये निमोनिया की कहानी है, ये निमोनिया की पैथोलॉजी है, और निमोनिया में ऐसा होता है। तो अगर लंग्स पे आपको कहीं वाइट पैच मिल रहा है अकेले, और साथ में उसको फीवर है, खांसी आ रही है, सांस फूल रहा है, तो वो निमोनिया की तरफ, चेस्ट पेन हो रहा है तो वो निमोनिया की तरफ। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन। और यही अगर जो वाइटनेस यहाँ है, अब पोजीशन भी देखो कि पोजीशन से भी एक्सरे के रिजल्ट कैसे बदलते हैं। आपको वही वाइट यहाँ मिल रहा है तो आप निमोनिया के साइड जा रहे हैं, और अगर यही वाइट आपका सीपी एंगल गायब कर दे और कॉन्केविटी हो तो प्लूरल इफ्यूजन के साथ जाने लग जाओगे कि पीई हो सकता है। देखो पीई कोई बीमारी नहीं है, पीई एक साइन है बीमारियों का। जो प्लूरल इफ्यूजन है वो बहुत सारी बीमारियों का साइन है। हो सकता है यहाँ जो निमोनिया हो, उस निमोनिया में इतना ज़्यादा प्लाज्मा सिक्रेट हो कि यहाँ रुके ना और वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर यहाँ पहुँच जाए, तो आपको प्लूरल इफ्यूजन दिख जाए। तो प्लूरल इफ्यूजन देखना कोई डायग्नोसिस नहीं है,
हो सकता है टीबी हो, और टीबी की इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा सिक्रेशन हो रहा था और वो यहाँ आकर इकट्ठा हो गया। तो ये देख लेने का मतलब ये नहीं कि मैंने डायग्नोसिस बना दिया, ये देख लेने का मतलब होता है कि इसके पीछे का कारण कुछ और होगा, उसको खोजना है। इसकी कोई दवाई भी नहीं है प्लूरल एफ्यूजन की, आप टैपिंग करके निकाल सकते हो और कुछ नहीं, और टैप करके निकाल दोगे तो 1 महीने बाद फिर से भर के आ जाएगा अगर आप रूट कॉज नहीं हटाओगे तो ये एक साइन है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आप पोजीशन वाइज अगर चेंज करना शुरू कर दें तो आपको डायग्नोसिस बनेगी कि ये निमोनिया का साइन है, ये प्लूरल एफ्यूजन है। और अगर एक स्पॉट आपका पड़ा है ऐसा कि बीच में आपको रेडियोल्यूसेंसी मिल रहा है और साइड में वाइट कलर मिल रहा है, वाइट मिल रहा है, और फिर बाहर आपको रेडियोल्यूसेंसी मिल रहा है, तो ऐसा कब मानोगे? ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, कैविटी फॉर्मेशन, क्योंकि बीच का एरिया वहाँ खा लिया जाता है। याद है कुछ कि पस सेल बन जाते हैं और चीजी मटेरियल्स, हाँ ट्यूबरक्लोसिस में है। तो ये अगर बीच में रेडियोल्यूसेंसी है, ब्लैक स्पॉट है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर एयर फिलिंग हो रही है। लेकिन अगर राउंड बाहर एरिया में वाइट रिंग है तो वो ग्रेन्यूल इकट्ठा हो जाते थे वहाँ बाहर, वो थोड़ा हार्ड शेप बना देते हैं और प्रोटीन इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपको राउंड शेप मिल जाएगा वाइट। फिर बाहर आपको नॉर्मल लंग मिलेगा, तो नॉर्मल लंग कैसा होता है? रेडियोल्यूसेंट होता है। तो वाइट रिंग शार्ट टाइप का आपको मिलना शुरू हो जाता है, वो टीबी का है। तो ऐसे आपको शेप पकड़ने रहते हैं और आपको पैथोलॉजी पकड़नी रहती है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है। सेम चीज अगर ये तो राउंडेड हो गए, सेम चीज अगर वाइट कलर का आपको ऐसे कुछ मिलता है, आपको वाइट जाल ऐसे दिखता है, तो अगर वाइट बढ़िया जाल दिखे बिल्कुल क्लियर डेंस, तो ये क्या हो सकता है? ये ब्रोंकाइटिस है, ये ब्रोंकस का स्ट्रक्चर है। और नॉर्मली मैं कहता हूं कि नॉर्मली ब्रोंकस का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर लंग्स में नहीं दिखता है, लेकिन अगर बहुत क्लियर रेडियो ओपेक कलर ब्रोंकस दिख रहा है तो उसका मतलब है कि ब्रोंकस डेंस हो गए हैं, साथ साथ में उसका थिकनेस बढ़ गया है। और ये दोनों कहानी होती है ब्रोंकाइटिस में। जब आइटिस हो जाए ब्रोंकस में, सूजन का मतलब थिकनेस बढ़ गया, तो वहां अगर आइटिस हो जाएगा तो ब्रोंकाइटिस। तो ये पहला पॉइंट है कंसोलिडेशन, जहां पर व्हाइट कलर दिखता है, और इन्फिल्ट्रेशन है। दूसरा केस है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है और इस बार इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड का नहीं है। जैसे आप देखते हो कि आरा मशीन पे कभी गए हो, वुड कटर्स पे, वहां देखो जाओगे तो देखो कितना जो वुड मॉलिक्यूल है, जो वुड डस्ट है, वो कितना ज़्यादा उड़ता रहता है। और जो वहाँ के लोग हैं वो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के वहाँ काम करते हैं। अब कितना भी कपड़ा आप बांध लोगे और अगर आप 20 साल वहाँ काम करते हैं तो क्या वहाँ का वुड जो है, वहाँ का जो डस्ट है, वो आपके नोज में नहीं जाएगा? और अगर नोज में जाएगा तो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। अब कितना भी बचा लें, जाएगा। और जो ऐसी फैक्ट्रीज में या ऐसे ऑक्यूपेशनल काम करते हैं, उनको रिस्पायरेटरी सिस्टम में बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वुड तो तब भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे टॉक्सिक फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे मान लेते हैं MRF टायर है, या कोई भी टायर है, और वहाँ पर कोई काम करता है, तो आप भी जानते हैं कि जो टायर बनता होगा
और कभी उस फैक्ट्री के पास से गुजर कर देखिए कि वहाँ से जो धुआं उड़ता है वहाँ आप कितना सांस ले पाते हैं। अब जो लोग वहीं काम करते हैं रेगुलर, वो धीरे धीरे भले ही अपने आप को वैसे अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, जो प्रकृति ने बनाया वैसे ही रहेगा। वो जो डस्ट है जिससे टायर बनता होगा, वो डस्ट है, जैसे एस्बेस्टस, सिलिकॉन, बहुत बार सिलिकॉन होता है, तो ऐसे जो डस्ट हैं ये सब इनहेल होकर धीरे धीरे एल्वियोला में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आई और ये एल्वियोला से जुड़ गई, ये एल्वियोला से जुड़ गई। अब बाहर से वो डस्ट, यहाँ से डस्ट आती है और धीरे धीरे एल्वियोला में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जैसे सिगरेट का फॉग होता है। तो ये इकट्ठा होना शुरू हो गई। अब ये डस्ट धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा होती रहती है, मतलब ईयर बाय ईयर, और क्रोनिसिटी बढ़ती जाएगी। वो दवा खाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, स्टीरॉइड्स खाएगा, ये सब कहानी चलेगी। लेकिन अगर उसका ऑक्यूपेशन नहीं हटाया गया कि आप वहाँ से हट जाइए, तो ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्यूपेशन पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, किसका? जहाँ पर वो काम कर रहा होगा। जैसे अगर सिलिकॉन की फैक्ट्री में काम करता होगा तो यहाँ सिलिकॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करता होगा तो यहाँ एस्बेस्टस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसको एस्बेस्टोसिस कहा जाता है उस बीमारी को। और अगर सिलिकॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो सिलिकोसिस कहा जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन बीमारियां हैं और ये सब मेटल गैसेस हैं। और अगर ये धीरे धीरे भरना शुरू हो जाए लंग्स में, तो इनकी डेंसिटी 400 से तो ज़्यादा ही होती है। एयर जो लंग्स की अपनी डेंसिटी उससे तो ज़्यादा ही होती है। तो आएगा वो वाइट